हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत बहुत मेहनत के साथ कर रहे होंगे ताकि आप अपना ये एग्ज़ाम देकर अपना सिलेक्शन जल्द से जल्द ले पाएँ। तो उसी के लिए आपके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। जनरल पेपर के जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और कमिंग एग्जाम में आने वाले पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपके एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इस सेट से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम से आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चों का भी कमिंग एग्जाम होने वाला है 13 अक्टूबर को, DSSS TGT उर्दू और पंजाबी वाले स्टूडेंट्स का। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। मेवाड़ त्योहार को डैश ऋतु के आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मेवाड़ में कोई त्योहार है, उसे ऋतु के आगमन यानी जो ऋतुएं होती हैं उसके आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो कौन सी ऋतु के आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है मेवाड़ में त्यौहार, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वसंत ऋतु के आगमन को चिन्हित करने के लिए मेवाड़ में त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गायन शैली है जिसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक लोक गायन शैली है जिसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गंभीरा नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है। ये एक नृत्य रूप का नाम है गंभीरा, ये किस राज्य से जुड़ा है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किससे जुड़ा है? पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित गोलघर स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित यानी ब्रिटिश सरकार के टाइम पर जो उन्होंने बनवाया था गोलघर स्मारक, वो किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सड़कों और पुलों पर लगाया जाता है। जो आपका टैक्स है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, दोनों ही सरकारों के द्वारा सड़कों और पुलों यानी जो फ्लाईओवर्स होते हैं, जो रोड्स होते हैं, उन पर लगाया जाता है ये टैक्स। तो वो कौन सा टैक्स होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टोल टैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डैश एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी है। अब ये डैश में एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी है, किस चीज़ की है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपस्फीति की कमी है एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक था। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा बैंक था जिसने भारत में सबसे पहला बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट शुरू करा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंसी बैंक ने सबसे पहले सेविंग अकाउंट शुरू किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जैसा कि बजट 2021 में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी, डैश वस्त्र पार्क मित्रा की योजना के तहत 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। आपको ये बताना है कि 2021 के जो बजट में निर्मला सीतारमण, ये कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने घोषणा की थी, किसकी की थी? कि कितने पार्क हैं मित्रा की योजना के तहत 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। उनकी संख्या कितनी है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7 वस्त्र पार्क मित्रा की योजना के तहत 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रेता एकाधिकार की विशेषता है। आपको ये बताना है कि इन चार में से कौन सी क्रेता एकाधिकार की विशेषता है। क्रेता कौन होते हैं? कंज्यूमर्स। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कई विक्रेता और एकल खरीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति के कारण वह धारण करती है उसे डैश ऊर्जा के रूप से जाना जाता है। यानी कोई भी ऊर्जा किसी वस्तु की गति को तब धारण करती है उसे डैश ऊर्जा के रूप से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप से जाना जाता है। यानी अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गेंद है, गेंद अगर अपने आप उस पर अगर हमने क्या करा है, हमने उसे गेंद को पुश करा है तो वो अपने आगे की ओर चल रही है। तो यानी उसके अंदर क्या है, कहाँ से ऊर्जा मिल रही है? गतिज ऊर्जा है उसके अंदर। ठीक है, जिसे हमने पुश करा तो उसे क्या मिल रही है? गुरुत्वाकर्षण से उसे गतिज ऊर्जा मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पीएच स्केल का तटस्थ मान डैश है। जो पीएच स्केल है उसका जो तटस्थ मान है वो कितना है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7, 7 मान है। पीएच स्केल का तटस्थ मान कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ओरेलिया निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है। ओरेलिया है वो निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निडारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब अपनाया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर और डैश महासागर को जोड़ती है। ये मलक्का क्या है? जलडमरू मध्य। मलक्का क्या है? एक सीमा है। जलडमरू मध्य हिंद महासागर और डैश महासागर को जोड़ती है। कौन से महासागर को जोड़ती है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कौन सी? मलक्का जलडमरू मध्य रेखा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कर्नाटक का कद्र बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। आपको ये बताना है, जो कर्नाटक का कद्र बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस नदी पर बनाया गया है? काली नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। आपको ये बताना है कि कौन सी पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंडीज क्या है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, इंद्रावती नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। जो इंद्रावती नदी है वो किस नदी की उपनदी है, यानी सब नदी या उपनदी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उपनदी भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं आप, संगम नदी भी कह सकते हैं। इंद्रावती किस नदी की उपनदी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी की उपनदी है। कौन सी? इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा द्वारा निक्षालन और जीवाणु द्वारा धरण के नाश के कारण बनती है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सी मृदा है जो भारी वर्षा, निक्षालन और जीवाणु द्वारा धरण के नाश के कारण बनती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेटेराइट क्या है? इस मृदा का नाम है जो भारी वर्षा द्वारा, निक्षालन और जीवाणु द्वारा धरण के नाश के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था। आपको ये बताना है कि किसने अकबरनामा लिखा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता रहता है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में मुगल सम्राटों में से किसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना होता है जहाँ पे मुसलमान
या जो भी धर्म के लोग होते हैं वो अपनी इबादत करते हैं, अपनी पूजा करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों ने फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना बनवाया था, जहाँ पे वो नमाज और खुदा की इबादत करते थे, वो कहाँ बनवाया था? ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। किसने बनवाया था, आपको ये बताना है, क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल सम्राट ने, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। अब जो हमारा यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं सामान्य जानकारी के। अब हम भाषा परीक्षण एवं बौद्धिक क्षमता के हिंदी के 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है। आपको सही आंसर मिलने पर, सही आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। दैत्य जमा अरि, यानी आपको सही विकल्प चुनना है। जो संधि विच्छेद है, ये संधि विच्छेद करके दिया है, आपको इसका प्रॉपर शब्द लिखना है। तो दैत्य जमा अरि क्या हो जाता है? दैत्यारी। तो अब आपको सही शुद्ध वाक्य भी लिखना है, तो क्या हो जाए? दैत्यारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। ठीक है, कि आपको 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो धनार्थी, धनार्थी का सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धन जमा अर्थी, धनार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के लिए सही तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प है। आपको तत्पुरुष समास यहाँ पर बताना है, कर्मनिरत। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसका क्या करना है, आपको विकल्प चुनना है, उसको तोड़ के बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्म में नीरत। कर्म नीरत कौन है? कर्म में नीरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो सही उपसर्ग से बना है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अति जमा रिक्त। अति से क्या हो? अति क्या है? उपसर्ग। इससे क्या बनता है हमारा? वर्ड बनता है अतिरिक्त। बो कोई उपसर्ग नहीं होता, मन कोई नहीं होता, और माँ से कोई उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। अब यहाँ पे बताना आपको प्रत्यय, पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया उपसर्ग, अब यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द है जो प्रत्यय, सही प्रत्यय से बना हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चालाक। ठीक है, जो का प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप है। अब आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है भैंस, इसका तत्सम रूप आपको बताना है कौन सा सही यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महिष। भैंस को महिष भी कहते हैं। ठीक है, किसमें? संस्कृत भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तद्भव रूप बताना है दिए गए शब्द का। ठीक है, तो क्या है? शकट। शकट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, छकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। आपको बताना है कि जिस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डकार। ठीक है, यहाँ पे जो देशज शब्द है सही विकल्प कौन सा है? डकार। सूद, दलाल, ताश क्या है? देशज शब्द नहीं है, ये विदेशों शब्दों से लेकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। आपको प्रश्न में बताना है, इसमें से ही बताना है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, भाववाचक संज्ञा का नहीं बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है, दूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही विकल्प है। आपको निम्नलिखित यानी इनमें से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही विलोम शब्द का सही विकल्प है। जो विलोम शब्द आपको यहाँ दिया, दीर्घकाय का सही विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कृशकाय। दीर्घकाय का क्या हो जाएगा, कृशकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। क्रूरता से उत्पन्न स्थिति, अब आपको यहाँ पे बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पे आपको एक वाक्यांश दे दिया है, क्रूरता से उत्पन्न स्थिति। अब इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आतंक। क्रूरता से उत्पन्न स्थिति क्या होती है, आतंक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। यानी आपको यहाँ पे बताना है, आपको जो शब्द दिया है निर्वाण, उसका अर्थ आपको सही बताना है। ठीक है, तो आप निर्वाण का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। अब आपको यहाँ पे सही रिक्त स्थान फिल करना है। सेनानियों के बलिदान और कड़े डैश के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सेनानियों के बलिदान और कड़े क्या होते हैं, कड़े संघर्ष के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि शुद्ध शब्द, यानी आपको सही स्पेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो यानी शुद्ध रूप से जो शब्द सही लिखा है वो कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जयंती। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, गलत हैं, गलत तरीके से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। यहाँ भी आपको शुद्ध शब्द बताना है जिसमें किसी प्रकार की किसी स्पेलिंग की कोई गलती ना हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिकालदर्शी। विकल्पों का चयन शुद्ध शब्द क्या है, त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं, यानी रद्र का समानार्थी नहीं है। इन 4 में से कौन सा है जो रद्र का समानार्थी नहीं है, यानी उसका जो सिनोनिम नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रद्र का समानार्थी खून नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, इसके समानार्थी हैं। तो नहीं का आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। संकर और शंकर, अब आपको यहाँ बताना है शब्द युग्म का अर्थ का सही विकल्प हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही अर्थ बताना है, संकर और शंकर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित और महादेव। ठीक है, मिश्रित और महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, यानी इसका जो पर्यायवाची है झूठ का, वो यहाँ पर नहीं है। कौन सा नहीं है वो बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अम्बु। तो नहीं का आंसर क्या होता है, नहीं। ठीक है, बाकी क्या है, झूठ का अनृत, मृषा, मिथ्या क्या है,
ये इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इस वीडियो का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी एक तैयारी एक कदम और आगे बेहतर हो जाएगी। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पे सही स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, किसका, कवि का। तो आपका कवि का क्या होता है, कवयित्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही रूप बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कवयित्री। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको लगाकर आ जाते हैं कवयित्री, ये गलत होता है, कवयित्री होता है। ठीक है, आज आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी आपको इसका बहुवचन बताना है जो बिल्कुल सही है। तो नारी का बहुवचन क्या होता है, नारी होती है एक, यानी एक महिला। तो बहुवचन क्या होगा, एक नारी तो नारियां, महिला होता तो महिलाएं। तो नारियां क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नारियां। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट हो जाता है। कल हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लाएंगे, जब तक आपका एग्जाम होने वाला है 13 अक्टूबर तक, जब तक हम आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट अलग से चाहिए, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट अलग से चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप प्रॉपर अपनी बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयारी कीजिए, 100% आप लोगों को सिलेक्शन ज़रूर मिले।